बच्चे की क्लास कट जाए तो स्क्रीन पे लिखा है रिज्वाइन करने के लिए आप रिज्वाइन कर लेना। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग 9th क्लास के मैथ्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद और इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, यानी कि इस चैप्टर को पॉलिनोमियल को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी जरूरी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है। और ये आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना है और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाए आपको उन सभी के आंसर्स यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करके, जब आप थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे तो इस तरीके की एक विंडो खुलेगी। आप यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे, जब आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से लिखा है वन एक्टिव पोल, यानी कि आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स यहाँ पोल सेक्शन पर क्लिक करके यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई देगा और जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है वो ऑप्शन आप लोग दबाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर इस लिखे हुए वोट को भी दबाएंगे। जब आप यहाँ दबा देंगे, जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे, प्रेस कर देंगे तो यहाँ लिखा आएगा वोटेड, और जब यहाँ वोटेड लिखा आएगा तो हाँ, जब यहाँ वोटेड लिखा आएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है। चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने समीकरण का हल यानी कि सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन सीखा था कि किसी भी इक्वेशन को, किसी भी समीकरण को हम लोग हल कैसे करते हैं। देखो हम इसके अंदर ज्यादा तो नहीं बताएंगे आपको, थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। देखो समीकरण यानी कि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होता है, वेरिएबल्स यानी कि वेरिएबल्स जिन्हें आप चर बोलते हो और कांस्टेंट जिन्हें आप अचर बोलते हो, आपको ये दोनों अलग अलग करने होते हैं। यानी कि आपको ये LHS और RHS दोनों अलग अलग कर लेने होते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि 13P प्लस 8 बराबर 5 प्लस 2P, अगर आपसे इससे सॉल्व करके ये कहा जाए कि आप P की वैल्यू बताइए कितना होगा, तो आप कहोगे सर एक वेरिएबल तो ये रहा P हमारे पास में यहाँ पर है, और सर एक वेरिएबल ये रहा हमारे पास में P यहाँ पर है। तो आप क्या करोगे, वेरिएबल्स को एक तरफ करोगे। आप क्या करोगे, वेरिएबल्स को एक तरफ करोगे। यानी कि आपने कहा सर ये तो पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है 13P, तो सर ये ऐसा का ऐसे रहेगा। लेकिन पर देखा जाए ये 2P सर ये राइट हैंड साइड की तरफ था, यानी कि दाएं पक्ष की तरफ था। जब हम इसको उठाकर इस तरफ लेकर जाएंगे तो सर ये प्लस का था, जब ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस के 2P बराबर। सर ये 5 पहले से ही इधर था, लेकिन पर जब हम इस 8 को लेकर आएंगे तो सर ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आएगा। सर ये प्लस का 8 था तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 8। किसका हो जाएगा बच्चे, माइनस का 8। तो आप यहाँ पे लिखोगे माइनस के 8। इतना क्लियर सभी को। और अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप जानते हो बच्चे 13P प्लस के हैं, ये 2P माइनस के हैं, दोनों ही इंटीजर्स के साइन अलग अलग हैं। तो आपने घटा दिया, 13 में से 2 गया तो कितना बचा हमारे पास में, 11P प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस के नंबर ज्यादा है, इक्वल्स टू। अब आप कहोगे सर ये प्लस के 5 है, सर ये प्लस के 5 है और ये माइनस के 8 है, दोनों ही इंटीजर्स यानी कि दोनों ही पूर्णांकों के साइन अलग अलग हैं, तो सर आंसर घटाकर आएगा। 8 में से 5 गया, 3 आएगा। लेकिन पर चिन्ह हमेशा बड़े वाले इंटीजर यानी कि बड़े वाले पूर्णांक आता है। बड़ा पूर्णांक कौन है, 8, और 8 किसका, माइनस का। तो आपने कहा सर ये आएगा माइनस के 3। सर हमें पी का मान निकालना है, तो पी का मान कितना आएगा, क्योंकि आप लोग ये जानते हो कि सर यहाँ पर ये जो 11P है इसका मतलब क्या है कि सर 11P का मतलब है कि सर 11 की गुणा P में हो रखी है। और सर अगर हमें P का मान निकालना है तो सर यहाँ पर 11 गुणा में है, तो सर इधर आके क्या करेगा, वो भाग करेगा। बोलो कितने बच्चों को ये सारी चीजें क्लियर है कि जो P का मान आएगा वो माइनस के 3/11 आएगा। अब हमें यहाँ से याद क्या रखना है बच्चे, हमें याद एक चीज रखनी है मोटी मोटी कुल मिलाकर के, कि सभी को याद रखना है, यानी कि सारी चीजें हमें लर्न होनी चाहिए। क्या चीज लर्न होनी चाहिए कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो जो प्लस वाली चीजें होते हैं वो माइनस में बदल जाती है, माइनस वाली चीजें प्लस में बदल जाती है, गुणा वाली चीजें भाग में बदल जाती हैं, और भाग वाली चीजें हमारी गुणा में बदल जाती है। और ऐसा ही तब होता है जब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, जब हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं तो माइनस वाली चीजें प्लस हो जाती हैं, प्लस वाली चीजें माइनस हो जाती हैं, भाग वाली चीजें गुणा में बदल जाती हैं, गुणा वाली चीजें भाग में बदल जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमें याद रखनी है, सिर्फ ये साइन हमें याद रखने हैं कि किस तरीके से बदलते हैं। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने पोल सेक्शन में आएगा
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे अपनी कॉपी पर सॉल्व करें। हम सभी के कैमरे ऑन करा के देखेंगे कि कॉपी पे कितने बच्चे ने सॉल्व किया है। कॉपी पे सॉल्व करना और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन है रिकॉल टेस्ट। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है। वजह आप लोगों को पता है कि सर आंसर हमें पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। ठीक है, तो चैट सेक्शन आप लोगों का बंद कर दिया गया है, पोल सेक्शन आप लोगों का ऑन कर दिया गया है रिकॉल टेस्ट के नाम से। ठीक है, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है कि जब आप सोल्व करोगे, किसको सोल्व करोगे भाई, कि आप 2z प्लस 6 बराबर 3 प्लस जेड को सोल्व करोगे। तो सोल्व करके बताइए कि इस समीकरण का हल क्या होगा। और समीकरण के हल का मतलब है कि आप लोग जेड की वैल्यू बताइए क्या होगी। ठीक है, चलिए सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। 2z प्लस 6 बराबर 3 प्लस जेड, जब आप इस समीकरण को हल करोगे तो बताइए जेड का मान क्या आएगा। चलिए, वेरी गुड, 2 बच्चों का आंसर आ गया, 3 बच्चों का आंसर आ गया। जैसे जैसे आंसर आते रहेंगे काउंटिंग बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे कि कितने बच्चों का आंसर आ गया है। अभी 4 बच्चों का आंसर आ गया है, 5 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। 6 बच्चों का आंसर आ गया, बहुत रफ्तार से आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। 7 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। 8 बच्चों का आंसर आ गया, 9 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। चलिए, अभी काफी सारे बच्चे बाकी रहते हैं। 10 बच्चों का आंसर आ गया। क्लास के अंदर 23 बच्चे हैं, अभी 12 बच्चों का आंसर आया, यानी कि 50% बच्चों के आंसर हैं, अभी बाकी हैं कुछ बच्चे, 11-12 बच्चे। तो वो भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। 14 बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। 15 बच्चों का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया भाई। 16 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, बाकी के बचे हुए बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें, क्योंकि अगर इतने बच्चों ने सोल्व कर लिया है यानी कि इतना टाइम सफिशिएंट है इस सवाल को सोल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए 17 बच्चों का आंसर आ गया है। अब हम सभी के पहले कैमरा भी ऑन कराएंगे कि कितने बच्चों ने कॉपी पे सोल्व किया है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से कि आप लोग जल्दी से सोल्व करें, अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें, ताकि हम आपकी कॉपी भी चेक कर सकें कि कितने बच्चों ने कॉपी पर सोल्व किया है। चलिए, 20 बच्चों का आंसर आ गया है और लास्ट 5 सेकंड है आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। क्योंकि अब हमें नहीं लगता कि अभी कोई और बच्चा आंसर करने वाले हैं, तो आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। सॉरी, ये पोल सेक्शन बंद नहीं हो पा रहा है, एक सेकेंड। देखिए, आप लोगों के लिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है, बंद हो गया है। और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए हैं, भाई कुछ भी वजह हो सकती है, शायद टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा हो, आप लोग क्लिक ना कर पा रहे हो। तो अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या वो किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाया था, तो आप लोग जल्दी से जाइए। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया है, 2 बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। आप लोग हमें बताना क्या आप लोगों ने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया था बच्चे, ये भी जरूर बताना है। मैं गड़बड़ कर रहे हो, अब आप लोग गड़बड़ कर रहे हो, यानी कि अब सभी लोग आप चैट सेक्शन में आंसर दे रहे हो। सिर्फ चैट सेक्शन उन बच्चों के लिए खोला गया है जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता, या फिर वो पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए किसी वजह से। ऐसे तो देखो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो हमें सभी बच्चों को आंसर नहीं करना है, सिर्फ जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या फिर वो पोल सेक्शन में आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं बट किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ उन्हीं को चैट सेक्शन में आंसर भेजना है। चलो जरा जल्दी से एक बार कैमरा ऑन करना सभी लोग, कॉपी की तरफ। कितने बच्चों ने कॉपी पे सोल्व किया था? वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने कॉपी के ऊपर सोल्व किया था, वेरी गुड। ठीक है, दिख गया हमें सभी का, लगभग लगभग सभी बच्चों ने कॉपी के ऊपर सोल्व किया। एक क्या बोले अब हम, यानी कि आप लोग काफी अच्छे से मेहनत कर रहे हो और इस चीज के लिए अप्रिशिएट किया जाएगा आप सभी लोगों को कि आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर क्लास को अटेंड कर रहे हो, काफी अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब आप लोग जरा एक बार पोल सेक्शन में जाओगे सभी लोग, एक बार पोल सेक्शन में जाइए और एक बार आप हमें जल्दी से बताइए, क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो? क्या आप पोल सेक्शन में कुछ रिजल्ट देख पा रहे हो? जल्दी से बताइए एक बार। यस सर।
ठीक है, तो आशा के नाम से एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। प्लीज सभी बच्चे अपना माइक ओपन नहीं करेंगे। सिर्फ आशा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है वो अपना माइक ओपन हमें करके बताएंगे। बताइए बी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है, बोलिए। सर 5 बच्चों ने किया है। ठीक है, सी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है, बोलिए। सर 3 बच्चों ने किया है। और डी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है, 13 बच्चों ने। 13 बच्चों ने। अब आप सभी लोग प्लीज सामने देखिए, क्या एक सवाल के इतने सारे आंसर हो सकते हैं, क्या एक सवाल के इतने सारे आंसर हो सकते हैं कि बी ऑप्शन भी सही हो। भाई क्या ऐसा हो सकता है कि बी ऑप्शन भी सही हो, सी ऑप्शन भी सही हो और डी ऑप्शन भी सही हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी कि कुछ बच्चों के पास में अभी भी कंसेप्ट की कमी है कि वो लोग क्वेश्चन को सही सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। देखो घबराने की और डरने की बात नहीं है। अगर आपको किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, देखिए सामने देखिए स्क्रीन पर, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आए, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप अपना माइक ओपन करके पूछ लेना कि सर मेरे को ये स्टेप नहीं समझ में आया, आप प्लीज मुझे फिर से रिपीट कर दो। ठीक है, देखो जब भी हम लोग समीकरण को हल करते हैं, इस चीज का मतलब क्या होता है, यानी कि जब भी हम लोग समीकरण को हल करते हैं या किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उस समीकरण के अंदर जो चर है, यानी कि उस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है, हमें उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आप सबसे पहले ये देखो कि भाई इसके अंदर चर कौन है, वेरिएबल कौन है। आप कहोगे सर इसके अंदर जो वेरिएबल है ना, वो सर ये रहा, देखो सर ये रहा वेरिएबल जेड, और सर ये रहा वेरिएबल जेड। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था कि जो जेड है यानी कि जो वेरिएबल है, हम उसको एक तरफ लेकर आएंगे। आपने कहा सर दो जेड तो पहले से इधर है, सर दो जेड तो पहले से इधर है। सर इस जेड को हम राइट हैंड साइड यानी कि दाएं पक्ष से बाएं पक्ष लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर आएंगे। तो सर ये प्लस का था, सर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का जेड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बोलिए, होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने सीखा था कि प्लस की चीजें माइनस में बदल जाती हैं, माइनस की चीजें प्लस में बदल जाती हैं, गुणा की चीजें भाग में बदल जाती हैं और भाग की चीजें गुणा में बदल जाती हैं जब हम उनको एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, आपने कहा सर ये प्लस के जेड था, इधर आके माइनस के जेड हो गया। सर ये तीन पहले से इधर है, सर ये तीन पहले से इधर है, लेकिन पर सर जब हम इस छह को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ लेकर आएंगे, तो सर ये प्लस का छह था, तो सर ये इधर आके माइनस का छह हो जाएगा। किसका छह हो जाएगा, माइनस का छह। अब आप लोग देखिए बच्चे, आपने दो जेड में से एक जेड घटाया। भाई अगर आप दो जेड में से एक जेड घटाओगे तो कितना बचेगा, आपने कहा सर एक जेड बचेगा। तो बच्चे इसको सोल्व करके कितना आ गया हमारे पास में, एक जेड आ गया। एक जेड बराबर, सर ये प्लस के तीन है, सर ये माइनस के छह है। सर दोनों ही पूर्णांक अपोजिट साइन के हैं, तो आंसर घटाकर आएगा। भाई छह में से तीन गया, आंसर तीन आएगा। सर साइन किसका आएगा, जो पूर्णांक बड़ा होगा। भाई कौन सा पूर्णांक बड़ा है, छह बड़ा है, और छह किसका है, माइनस का। तो आपने कहा सर ये माइनस का तीन आएगा। यानी कि सर कुल मिलाकर बात ये हो गई कि जेड की वैल्यू माइनस के तीन आएगी। बोलो कितने बच्चों को क्लियर हुआ, बताइए, क्या सभी बच्चों को क्लियर है। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। तो आप कहोगे सर जेड की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस तीन। लास्ट टाइम अभी हम फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखो अगर किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज वो माइक ओपन करके पूछ लीजिए, प्लीज माइक ओपन करके पूछ लीजिए, वरना हम लोग आगे चल रहे हैं फिर आपका ये टॉपिक कमजोर रह जाएगा। चले आगे, किसी को नहीं पूछना, कोई माइक ओपन नहीं कर रहा, चलिए। देखिए आज की इस क्लास के अंदर, लास्ट क्लास में भी आपको बताया गया था कि हम फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड की बात करेंगे, और कैसे गुणनखंड किस मेथड से, यानी कि मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, यानी कि सार गुणनखंड की विधि से हम लोग गुणनखंड निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए। अब देखो इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनको आप जानते हो, पहचानते हो। गुणनखंड आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था, जब आप लोगों ने संख्या पद्धति पढ़ी थी। कुछ गुणनखंड पढ़े थे ना आप लोगों ने। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, एलसीएम पढ़ा था ना आप लोगों ने, एचसीएफ पढ़ा था ना आप लोगों ने थोड़ा बहुत। जब आप लोगों ने थोड़ा बहुत एलसीएम एचसीएफ पढ़ा होगा तो वहां हम लोग गुणनखंड ही करते हैं। अच्छा कितने बच्चों को याद है, अच्छा कितने बच्चों को याद है, अच्छा ये बताओ कितने बच्चों को याद है, अगर आपसे कहा जाए कि 12 के अभाज्य गुणनखंड करो, 12 के अभाज्य गुणनखंड करो, चलो बताइए, 12 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो यहां पर भी तो गुणनखंड लिखा हुआ है,
तो बच्चे वही चीज है इसके अंदर, बस थोड़ा सी चीजें बदल गई है। हमें घबराना नहीं है कि क्या चीजें लिखी हुई है, कि सार क्या होता है, ये क्या होता है। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड अगर आपको आते हैं, यानी कि आप सारा कुछ कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। जब आप लोगों ने अभाज्य गुणनखंड करने सीखे थे, तो आपने कुछ इस तरीके से सीखे थे कि सर हमने 12 लिखा, सर 12 को देखेंगे किसके पहाड़े में आता है, सर 2 के पहाड़े में आता है। तो 2 से काटा 12 को, 6 आ गया। सर 6 भी 2 के पहाड़े में आता है, काटा तो सर 3 आ गया। और सर 3 3 के पहाड़े में आता है, काटा तो 1 आ गया। यानी कि सर हम 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए। अगर लिख सकते हैं तो वाई टाइप करें जल्दी से कि हाँ सर क्लियर है कि 12 को हम 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने कुछ चीजें पढ़ रखी हैं इस चैप्टर के अंदर, यानी कि हम एक पद के गुणनखंड, यानी कि एक टर्म के फैक्टर करना सीखते हैं। देखो, ये एक विजय व्यंजक है, यानी कि एक अलजेब्रिक, ये क्या है हमारे पास में, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये हमारे पास में क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, आप हमें बताइए इसके अंदर कितनी टर्म्स है, बताओ इसके अंदर कितने पद हैं, जल्दी से। कितने पद हैं इसके अंदर, जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में। 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है, 4 पद है, 5 पद है, बताइए इसके अंदर कितने पद हैं। वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर आ गया है कि सर इसके अंदर 2 पद हैं। कितने पद है इसके अंदर, आप कहोगे सर इसके अंदर 2 पद हैं। कौन कौन से पद हैं, क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हो कि सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि विजय व्यंजक के अंदर या तो हमारा प्लस का चिन्ह हो या फिर हमारा माइनस का चिन्ह हो। सिर्फ ये दो ही चिन्ह हमारे पदों को अलग करते हैं। आपने सर्कल लगाया, आपने कहा सर ये रहा प्लस का चिन्ह, यानी कि इसने पदों को अलग अलग किया है। एक पद ये रहा, सर ये रहा हमारा पद 1, और सर एक पद ये रहा हमारा पद 2। यानी कि सर एक पद तो हमारे पास में 5xy है, और दूसरा पद हमारे पास में 15 है। बोलो कितने बच्चों को क्लियर है कि हमारे पास में 2 टर्म्स हैं, 2 पद हैं, एक है 5xy और एक है 15। ठीक, क्लियर, ठीक है। अच्छा बात की जा रही है पद के गुणनखंड की। बात किसकी की जा रही है, पद के गुणनखंड की। अगर पद के गुणनखंड की बात की जा रही है तो आप लोगों ने पद तो निकाल लिए। भाई आपने कहा सर टर्म 1 एक पद है हमारे पास में 5xy, सर टर्म 2 यानी कि एक पद है हमारे पास में 15। तो एक बात बताओ आप लोग जल्दी से, क्या आप 15 के गुणनखंड कर सकते हो, जल्दी से बताओ। क्या आप लोग 15 के गुणनखंड कर सकते हो, कर सकते हो तो बताओ कितने आएंगे। भाई क्या आप लोग 15 के गुणनखंड कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो करके बताओ क्या आएंगे जल्दी से। भाई 15 के गुणनखंड 50 कैसे आ सकते हैं, हाँ 3 गुणा 5, वेरी गुड। आप कहोगे सर 15 के जब गुणनखंड करने बैठेंगे तो सर ये 2 के पाड़े में तो आता नहीं, सर 2 के पहाड़े में तो 15 आता नहीं, 3 के में आता है। 3 से काटा 5 आ गया, और 5 से काटा तो सर 1 आ गया। यानी कि सर 15 के गुणनखंड हमारे पास में कितने आ जाएंगे बच्चे, 3 गुणा 5। तो हम 15 के गुणनखंड तो कर सकते हैं। अच्छा अगर किसी बच्चे से पूछा जाए 5xy, भाई इसके गुणनखंड कौन कर सकता है, तो आपने कहा सर देखो इसमें एक नंबर छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, सर इसके अंदर एक नंबर छिपा हुआ है 5। देखो 5xy के गुणनखंड करना सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप 5xy के गुणनखंड करोगे, आपने कहा सर इसके अंदर एक नंबर छिपा हुआ है 5। अगर सर इस 5 के गुणनखंड करेंगे तो सर वो 5 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। सर इसके अंदर एक चर लिखा हुआ है x, ये भी एक चर है, और सर ये भी एक क्या है हमारे पास में, चर है। तो बच्चे इस पद के जो गुणनखंड होंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 5 गुणा x गुणा y। यानी कि आपने चर को अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, चलिए इतना क्लियर सभी को, ठीक है। एक चीज यहां पर ही सुनिए सभी लोग, एक चीज यहां पर ही सुनिए, ध्यान से सुनना सभी लोग, यहां पर ध्यान से सुनना। अगर हमारे पास में लिखा होता 5x² y³ तो आप इसको कैसे लिखते, आप लिखते सर 5x² है तो सर हमने x गुणा x लिखा, सर y की घात 3 है तो हमने y गुणा y गुणा y लिखा। यहां तक कितने बच्चों को क्लियर है, बोलिए। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए अब बात आती है कि हमने कोई टर्म यानी कि एक पद के तो गुणनखंड कर लिए, यानी कि उसको गुणाओं के रूप में तो लिख दिया, लेकिन पर सर हमें एक बात बताइए, आप लोगों से छोटी छोटी चीजें पूछी जाएंगी, जल्दी से बताना हमें, जल्दी से बताना हमें, छोटी छोटी चीजें पूछी जाएंगी। क्या आप लोग 18 के गुणनखंड कर सकते हो, जल्दी से बताइए।
और क्या आप लोग 15 के गुणनखंड, सॉरी 12 के गुणनखंड कर सकते हो? आप लोग जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए। आप कहोगे कि सर अगर इसके गुणनखंड हम लोग करने लगे 18 और 12 के, करके दिखा देते हैं। सर 18 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? सर 2 से काटा 9 आ गया। सर 3 से काटा 3 आ गया। सर 3 से काटा 1 आ गया। सर 12 को अगर लिखेंगे तो 18 को कितना लिख सकते हैं? सर 2 गुणा 3 गुणा 3। अगर 12 को लिखे तो कितना लिख सकते हैं? आपने कहा सर 2 से काटा 6 आ गया, 2 से काटा 3 आ गया, 3 से काटा 1 आ गया। यानी कि आपने कहा सर 12 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखो ये इनके गुणनखंड हो गए हैं, ठीक है। लेकिन पर अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 12 और 18, 12 और 18 का सार गुणनखंड बताइए, क्या बताइए? 12 और 18 का सार गुणनखंड बताइए, यानी कि आपको इनका कॉमन फैक्टर बताना है। तो क्या होगा? वेरी गुड, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं चैट सेक्शन के अंदर, काफी अच्छा लगा देख करके। आप कहोगे सर कॉमन फैक्टर की बात की जाए, अगर इनके कॉमन फैक्टर की बात की जाए तो सर एक चीज यहां पर हमें कॉमन दिख रही है कि दोनों में एक तो सर 2 कॉमन है, तो बच्चे हमने 2 लिख दिया। आप कहोगे सर दोनों के अंदर 3 भी कॉमन है। सर ध्यान से देखो, दोनों के अंदर 3 भी कॉमन है, तो बच्चे हमने 3 लिख दिया। तो बताइए क्या सार गुणनखंड 2,3 होगा, या फिर सार गुणनखंड 2 गुणा 3 बराबर 6 होगा? बताइए क्या होगा सार गुणनखंड, क्या होगा? वेरी गुड, यानी कि आप कहोगे सर कोमा का निशान नहीं आता सार गुणनखंड में। सर जो कॉमन होता है उन दोनों को गुणा करो तब आपका आंसर आएगा, यानी कि सार गुणनखंड कितना हो गया हमारे पास में? 6 हो गया। चलो अगर इतना क्लियर है तो आप लोग हमें जल्दी से बताओगे, क्या बताओगे आप लोग हमें जल्दी से? आप हमें बताइए 15 और 20 का सार गुणनखंड क्या होगा? 15 और 20 का सार गुणनखंड बताइए चैट सेक्शन में लिख करके, क्या होगा जल्दी से? सार गुणनखंड, यानी कि आपको कॉमन फैक्टर बताना है, क्या होगा? जल्दी से चैट सेक्शन में जाइए सभी लोग जल्दी से। 15 और 20 का सार गुणनखंड बताइए क्या होगा? ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आने लगा है। ठीक है, वेरी गुड, यानी कि आप कहोगे सर 15 और 20 को देखा जाए, सर 15 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करने लगे तो सर 3 के पाड़े में आता है 3 पंजे 15, और 5 के पाड़े में आता है 5 एकम 5। तो सर 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणा 5। सर अगर 20 को देखा जाए तो सर 2 के पाड़े में आता है, सर काटा तो 10 आ गया, सर 2 से काटा तो 5 आ गया, और सर 5 से काटा तो 1 आ गया, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। सार का मतलब क्या होता है बच्चे? सार का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो। भाई 15 और 20 जो दोनों में कॉमन हो वही तो सार गुणनखंड कहलाएगा, और वो क्या है हमारे पास में? आप कहोगे सर वो हमारे पास में 5 है। तो सार गुणनखंड कितना आ गया हमारे पास में? 5। क्लियर सभी को? चलिए, ये हमारा दूसरा सवाल था। एक तीसरा सवाल आप लोग और कर रहे हो, तीसरा सवाल आप लोग और कर रहे हो कि जल्दी से बताना आप लोग हमें कि 20 और 21 का सार गुणनखंड कितना होगा? 20 और 21 का सार गुणनखंड कितना होगा? जल्दी से बताइए, 20 और 21 का सार गुणनखंड कितना होगा? ठीक है, एक बच्चे का आंसर आया, वेरी गुड। सौरभ पांडे के नाम से किस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है? एक बार माइक ओपन करोगे? सौरभ पांडे, विनोद कुमार, पायल गुप्ता, बहुत सारे बच्चों का आंसर 0 आ रहा है। चैट सेक्शन में जाकर देखो सभी लोग, चैट सेक्शन में जाकर देखो सभी लोग। कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा क्या आपको 0 का जलवा दिखाई दे रहा है कि सभी लोग 0 भेज रहे हैं? बोलो, माइक ओपन करके बोलो, हमें ऐसे नहीं समझ में आ रहा, माइक ओपन करके बोलो। अच्छा बोलो, चैट सेक्शन में क्या चल रहा है? 0 चल रहा है कि नहीं चल रहा है चैट सेक्शन में? बोलो भाई, यस माइक। सर। 0 ही चल रहा है ना? हाँ, हमें ये कंफर्म कराना था, शायद हमारी आंखों को धोखा तो नहीं हो रहा। अब हमें पता लग गया कि चैट सेक्शन में 0 ही चल रहा है। अब आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट डालना है। क्या डालना है बच्चे आपको? अपनी कॉपी के अंदर एक स्टार लगा करके नोट डालना है। सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर स्टार लगाएंगे।
और वहां पर नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे वहां पर? नोट। और नोट में क्या लिखेंगे? नोट में आप लोगों को ये लिखना है भाई 20 के अगर अभाज्य गुणनखंड करोगे, आपने कहा सर 2 से काटो 10 आएगा, 2 से काटो सर 5 आएगा, 5 से काटो 1 आएगा। यानी कि सर हम 20 को लिख सकते हैं कितना? 2 गुणा 2 गुणा 5। सर 21 को कितना लिख सकते हैं? आपने कहा सर 21 को लिख सकते हैं सर 3 से काटा 7 आएगा, 7 से काटा 1 आएगा। यानी कि सर 21 को लिख सकते हैं 3 गुणा 7। अब आपको एक चीज नोट करनी पड़ेगी कि बच्चे इसके अंदर देखा जाए तो कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। जब दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो बच्चे जीरो नहीं आता। बच्चे आप इसके पीछे 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते बताओ? भाई 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 एकम 20। आप कहोगे सर 3 सत्ते 21 और 21 एकम 21। आप इसके पीछे 1 लिख सकते हो। अब आप हमें बताइए कि सार गुणनखंड क्या होगा? आपने कहा सर ये तो 1 होगा। क्या होगा? ये तो 1 होगा। क्लियर सभी को? यानी कि नोट करके यही लिखना है कि सर जब कुछ भी कॉमन ना हो, जब कुछ भी कॉमन ना हो, जब कुछ भी चीज कॉमन ना हो तो सार गुणनखंड कितना होगा? तो लिखिए जब कुछ भी कॉमन ना हो तो लिखिए सार गुणनखंड 1 होगा। तो लिखिए जब कुछ भी कॉमन ना हो तो सार गुणनखंड, सार गुणनखंड, यानी कि सार गुणनखंड को क्या बोलते हैं हम? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कितना होगा? आप लिखेंगे 1 होगा। कितना होगा? ONE 1, 1 होगा। क्लियर सभी को? बोलो सभी को क्लियर है ना? भाई ये नोट सभी को क्लियर है ना, जो नोट आप लोगों को लिखवाया गया है? ये नोट सभी की कॉपी में लिखा होना चाहिए कि जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो सर हमारा जो कॉमन फैक्टर यानी कि सार गुणनखंड होगा वो 1 होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये तो बात हो गई नंबर्स की। अब तो ये बात हो गई नंबर्स की। भाई एक चीज और याद रखना, जैसे कि अगर आप लोगों से पूछ ले जाए कि बताओ 5 और 7 का सार गुणनखंड कितना होगा, तो आप कहोगे सर 5 को लिख सकते हैं 5 गुणा 1। सॉरी सर 5 को लिख सकते हैं 5 गुणा 1। और 7 को कितना लिख सकते हैं? आप कहोगे सर 7 को लिख सकते हैं हम लोग 7 गुणा 1। तो सर 5 और 7 का जो सार गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर होगा सर वो 1 होगा। ठीक है, चलिए अब हम ये समझाना चाह रहे थे कि सर ये तो बात हो गई नंबर्स की। अब बात कर लेते हैं कुछ चरों की। अगर आपसे कहा जाए कि एक्स स्क्वायर और एक्स की घात 3 है, बताओ इन दोनों में, बताओ इन दोनों में सार गुणनखंड क्या होगा? भाई बताइए। तो हम इसको पहले ऐसे लिख देते ना जैसे वो लिखा था हमने। क्या लिखा था? कि एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स की घात 3 लिख देते। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स की घात 3। और अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि बताइए इन दोनों में सार गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर क्या होगा? बताइए कौन बच्चा एक्सप्लेन करेगा इस चीज को? माइक ओपन करके कौन बच्चा एक्सप्लेन करेगा? वेरी गुड। कुछ बच्चों के आंसर चैट सेक्शन में आ रहे हैं और वो सही आ रहे हैं। देखो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर को तो हम पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो गया, जमाना बीत गया, कि सर एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुणा एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो एक्स गुणा एक्स। और सर एक्स क्यूब का मतलब होता है एक्स गुणा एक्स, यानी कि सर ये एक्स गुणा एक्स लिखा हुआ है। तो सर कॉमन क्या आ गया इसके अंदर? आप कहोगे सर एक तो ये रहा कॉमन, यानी कि सर ये x आ गया। दूसरा सर ये रहा कॉमन, सर एक और x आ गया। और x गुणा x तो एक्स स्क्वायर होता है। अब आप लोग अपनी कॉपी के अंदर नोट लिख लीजिए। नोट। भाई नोट में क्या लिखना है? नोट में लिखना है हमें कि जब हमारे चर एक जैसे हों, चर एक जैसे हों तो तो चर की जो जो मिनिमम, जो चर की मिनिमम घात होती है, यानी कि जो चर की छोटी घात होती है, छोटी घात, वही हमारा सार गुणनखंड होती है, वही सार गुणनखंड होती है। बोलो इतना क्लियर सभी को? बोलिए एक बार। जैसे कि
सर अगर आपसे पूछा जाए x की घात 8 और x की घात 20 का सार गुणनखंड बता दो, क्या होगा? बताओ जल्दी से, सार गुणनखंड क्या होगा? बताइए, कॉमन फैक्टर क्या होगा? x की घात 8 होगा। क्या होगा? सर x की घात 8 होगा, क्योंकि अभी तो आपने लिखा है सामने नोट लगाकर कि जब चर एक जैसे हो तो चर की छोटी घात जो होगी हमारा वही क्या होगी? सार गुणनखंड होगी। क्लियर? जैसे कि सर ये तो ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि आंसर बताना चैट सेक्शन में सभी लोग, एक ही घात, यहां पर समझना, यहां पर ये देखिए नीचे, एक ही घात 100 और एक ही घात 108, बताओ जरा सार गुणनखंड कॉमन फैक्टर क्या होगा? बताइए जरा, सार गुणनखंड कॉमन फैक्टर क्या होगा? एक ही घात 100 होगा। वेरी गुड। यानी कि इतना टॉपिक सभी को समझ में आ चुका है जो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, अभी हम लोगों ने एक चीज और सीखी थी, बताओ क्या सीखी थी? देखो, अभी हो सकता है आप लोगों ने सीखी हो ना सीखी हो, बट अभी आप लोग सीख लोगे। मान लीजिए लिखा हुआ है हमारे पास में एम एन, क्या लिखा हुआ है? एम एन। अच्छा, इसके अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? बताएगा कोई बच्चा? गुणनखंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? एम एन। भाई, वेरिएबल्स हैं, दोनों चर हैं, एम भी एक चर है और एन भी एक चर है, तो दो चर आपस में गुणा करके लिखे गए हैं, दो चर आपस में गुणा करके लिखे गए हैं, यानी कि इसका मतलब m इंटू एन होता है। कितना लोग जानते हैं? ठीक है, यानी कि सर m n का मतलब है m गुणा n। अगर पूछा जाए ए बी का मतलब क्या है, तो आप कहोगे सर ए बी का मतलब है a गुणा बी। इतना क्लियर सभी को कि सर ए बी का मतलब है a गुणा बी? चलो, वेरी गुड, काफी होशियार हैं आप लोग। चलो, अच्छा ये बताओ, अगर आप लोग इतना ही जानते हो तो हमें ये बताओ, एम एन कोमा ए बी, इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर बताना जरा, क्या आएगा? सार गुणनखंड जल्दी से बताएंगे आप लोग, सार गुणनखंड बता दो क्या आएगा, यानी कि आप इनका कॉमन फैक्टर बता दो, दोनों का क्या होगा जल्दी से। अरे भाई, ये एम एन है। ठीक है, अब आई ना आप लोगों को बात समझ में? आप कहोगे सर हम तो ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? कि सर ऐसे लिखेंगे, एम एन का मतलब क्या है? एम गुणा एन गुणा एक। सर ए बी का मतलब क्या है? ए गुणा बी गुणा एक। और सर इन दोनों का जो सार गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ एक होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलो, अब देखते हैं कितने बच्चों को क्लियर है। अब हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, अब हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, देखते हैं कितने बच्चे जवाब देंगे, देखते हैं कितने बच्चे जवाब देंगे। भाई, अगर आपसे पूछा जाए 9A, 9A, 12AB और 5B, 9A कॉपी में लिख लो, 9A लिख लो कॉपी में, 9A, 12AB और 5B, 9A, 12AB, 5B। बताओ इन तीनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा? बताइए इन तीनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा? बताइए इन तीनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा? आप कहोगे सर एक, सॉरी सॉरी, कि सर दो नंबर आ जाएं और चाहे सर तीन नंबर आ जाएं, सवाल तो वैसे ही हल होगा। सर दो नंबर आ जाएं चाहे तीन नंबर आ जाएं, सवाल तो वैसे ही हल होगा। कि सर 9A को हम लोग लिख सकते हैं कितना? समझिए बच्चे, समझिए, 9A को कितना लिख सकते हैं? आप कहोगे सर 9A को लिख सकते हैं, सर 9 को कितना लिख सकते हैं? सर 9 को लिख सकते हैं तीन से काटा तीन, तीन से काटा एक। सर 9 को लिख सकते हैं तीन गुणा तीन, और ए भी साथ में तो गुणा ए। सर 12AB को कितना लिख सकते हैं? सर 12AB को लिख सकते हैं 12 गुणा ए गुणा बी, और 12 को कितना लिख सकते हैं? आप कहोगे सर 12 को लिख सकते हैं दो से काटा छह, दो से काटा तीन और तीन से काटा एक, यानी कि सर 12 को लिख सकते हैं दो गुणा तीन। 12 को कितना लिख सकते हैं? आप कहोगे सर 12 को लिख सकते हैं दो गुणा तीन। अब क्या लिखा हुआ है बच्चे? अब आप कहोगे सर हमारे पास में लिखा है 5B, यानी कि 5 गुणा बी, 5 गुणा बी। कॉमन क्या है तीनों में? भाई तीनों का अगर सार गुणनखंड पूछा जाए, तीनों का अगर सार
गुणनखंड पूछा जाए, यानी कि आपसे कॉमन फैक्टर पूछा जाए, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर ना तो 3 सारे में कॉमन है, सर नंबर में तो देखो ना तो 3 कॉमन है, 2 कॉमन है, ना 5 कॉमन है। सर ए यहां और यहां है पर नीचे नहीं है, और देखा जाए तो सर बी यहां और यहां है, नीचे नहीं, ऊपर नहीं है। तो सर तीनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। इसको भी गुणा 1 लिख दो, इसको भी गुणा 1 लिख दो, इसको भी गुणा 1 लिख दो, और सर जो कॉमन बनेगा वो सिर्फ हमारे पास में 1 बनेगा। आपने कहा तीनों का जो सार गुणनखंड होगा वो 1 होगा। इतना क्लियर सभी को? ठीक है, अगर आप लोगों को यहां तक क्लियर है, देखो सार गुणनखंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो आप लोगों ने सीख ली है। अच्छा, अब आप हमें बताएंगे गुणनखंड यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अपना माइक ओपन करके पूछिए एक बार। अगर किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो माइक ओपन करके पूछिए बच्चे। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग आगे चलते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए, ठीक है, समझ गए बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं? देखो, सार गुणनखंड हम लोगों ने सीख लिया, इसका मतलब भी समझ लेते हैं और क्वेश्चन भी हल करना सीख लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स का मतलब होता है कि वह गुणनखंड जो सभी पदों में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कॉमन हो। क्या हो बच्चे? वो कॉमन हो, वो सार गुणनखंड कहलाता है। जैसे यहां एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि आपको यहां दिखाई दे रहा होगा बच्चे, क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? आप कहोगे सर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है हमें लिखा हुआ 12x(y)2 और 6। पूछा गया कि इसका सार गुणनखंड ज्ञात करो। तो बच्चे आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर 12x(y)² को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सर 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटा 6, 2 से काटा 3, 3 से काटा 1, यानी कि सर 12 को तो लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। सर x को हमने लिखा x और y² को लिखा y गुणा y। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब देखो 6 को कितना लिख सकते हैं? आप कहोगे सर 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3। अगर आपसे पूछा जाए कि सार गुणनखंड बता दो, अगर आपसे पूछा जाए कि आप इन दोनों के लिए सार गुणनखंड, सार गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर बता दो कितना होगा, तो आपने कहा सर एक तो 2 का जोड़ा बन गया, 2 आ गया, और सर एक 3 का जोड़ा बन गया तो सर 3 आ गया, यानी कि सर ये हमारे पास में 6 हो गए। वेरी गुड। यानी कि सर हमारे पास में, समझ लो, एक और बार समझा रहे, समझ लो, बाकी के क्वेश्चंस आप लोग ही करोगे। आपने क्या कहा? आप कहोगे सर हमारे पास में सवाल था कि 12x(y)² और 6 का सार गुणनखंड ज्ञात करो। आपने कहा सर मैं 12 को ऐसे तोड़ के लिख दूंगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा x गुणा y गुणा y। सर मैं 6 को ऐसे तोड़ के लिख दूंगा, 2 गुणा 3। और सर मुझे इसमें दिखाई दे रहा है कि क्या क्या कॉमन है। आप कहोगे सर एक तो मेरे को इसके अंदर दिखाई दे रहा है कि सर ये रहा, दोनों के अंदर जो चीज कॉमन है सर वो है मेरे पास में, एक तो 2, सर ये रहा, और सर एक है मेरे पास में 3, वो ये रहा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जैसे जो सार गुणनखंड है वो 2 गुणा 3, वो मेरे पास में 6। ठीक है, शायद इतना सभी बच्चों को क्लियर होगा। हमें नहीं लगता इसमें किसी को कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आप लोग अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से लिखिए, आप लोग अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से लिखिए कि x(y)² x(y)² 25(x)² और 16(x)(y)(z)²। बताइए जरा इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? यानी कि आपको बताना है इनका सार गुणनखंड, यानी कि कॉमन फैक्टर क्या होगा। कॉपी निकाल लो सभी लोग, कॉपी चेक करेंगे हम, कॉपी चेक करेंगे, कॉपी निकाल लीजिए। कैमरा ऑन कराएंगे अभी लास्ट में, जब सभी लोग टाइप कर देंगे कि सर मेरा हो गया। अभी 3 बच्चों का हुआ है। एक बच्चे का नाम है दीपांशु राठौड़ के नाम से, सुनील सैनी के नाम से,
और आशा के नाम से, सौरभ पांडे के नाम से, और एक बच्चे का अजीब सा नाम है, स्टेटस एडिटर आरके करके। तो इतने बच्चों का हो गया है। तो बाकी के बच्चे भी ट्राई करो, इन लोगों ने भी जस्ट अभी सीखा है। तो जो आप लोगों को ट्राई करने के लिए टाइम दिया जाता है, प्लीज आप उसका यूटिलाइज क्या करो अच्छे से। ठीक है, एक बार कैमरा ऑन करना जरा, कितने बच्चों ने कर लिया है? कॉपी पे कितने बच्चों ने कर लिया? एक बार कैमरा ऑन करो सभी लोग। ठीक है, सोनू सोनू के नाम से बच्चे ने कैमरा स्टेट, ठीक है। भूमिका का भी हो गया है, भूमिका का नाम हमें याद हो गया है। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने कैमरा ऑन किया है, यानी कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे हो और अपनी कॉपी पर सॉल्व कर रहे हो। चलिए एक बार सभी लोग सामने देखिए। ठीक है, हमें देखा बच्चे अलग अलग पेन से भी लिख रहे हैं। वेरी गुड, आप लोग काफी अच्छे से मेहनत कर रहे हो। और ये अपने पहला बैच देखा है जो इतनी शांति से इतने सारे बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, कि आपकी क्लास के अंदर अभी 20 से भी ज्यादा बच्चे हैं और आप लोग बिल्कुल शांति से पढ़ रहे हो। एक बार भी किसी ने माइक ओपन नहीं किया है, यानी कि कोई शोर शराबा नहीं हुआ है क्लास के अंदर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा बैच है ये। देखिए आप लोगों को क्या पूछा गया है, सभी बच्चे एक बार ध्यान से देख लीजिए, अपना आंसर सभी लोग मैच कर लेंगे। आप लोगों से पूछा गया था, देखो जब भी हमारे पास में कुछ ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे लिखा है एक्स वाई स्क्वायर जेड, तो बच्चे आप इसको लिख सकते हो एक्स, क्या लिख सकते हो, एक्स गुणा, अब ये वाई स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, वाई गुणा वाई, और ये जेड है तो इसका मतलब गुणा जेड। ये 25 है, 25 को कितना लिखोगे? आपने कहा सर 25 को तो हम लोग लिखेंगे 5 से काटा 5, 5 से काटा 1, यानी कि 25 को लिखा 5 गुणा 5। फिर एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स गुणा एक्स। सर वाई जेड, वाई गुणा जेड। सर 16 को कितना लिखेंगे? सर 16 को देखा जाए तो 2 से काटा 8, 2 से काटा 4, 2 से काटा 2, और 2 से काटा 1, यानी कि सर इसमें 2 4 बार आ गए, 1 2 3 4। सर एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, और जेड भी हमारा 2 बार आ गया, क्योंकि जेड की घात 2 थी। अगर आप कॉमन देखोगे, आपने कहा सर एक तो मेरा ये एक्स का जोड़ा बन गया, सर एक मेरा ये वाई का जोड़ा बन गया, और सर एक मेरा ये जेड का जोड़ा बन गया। हम अलग अलग कलर से बना देते हैं, अलग अलग कलर से गोले बना देते हैं। एक तो एक्स का जोड़ा बन गया, आप कहोगे सर एक वाई का जोड़ा बन गया, किसका जोड़ा बन गया? वाई का। और सर एक हमारे पास बन गया जेड का जोड़ा, इसका बन गया जेड का। और शायद इसके अलावा आपको कोई और जोड़े दिखाई ना दे रहे हो, तो आपने लिखा सर एक्स गुणा वाई गुणा जेड, और ये कितना हो गया? एक्स वाई जेड। क्लियर सभी को? ठीक है, चलिए सार गुणनखंड में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए कि हाँ सर प्रॉब्लम है, या फिर क्लियर है सभी को। एक क्वेश्चन पूछ ले पोल सेक्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 75 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 75, जैसा कि आप लोग जानते हो कि चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। वजह क्या है कि जब जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको सॉल्व करके पोल सेक्शन के अंदर वोट करना होगा। ठीक है, तो आप लोगों का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 पोल सेक्शन के अंदर रख दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, समझ लीजिए सभी लोग। आपसे पूछा गया है कि 2x, क्या पूछा गया आप लोगों से? आप लोगों से पूछा गया है कि 2x कोमा, फिर पूछा गया है 3x स्क्वायर कोमा 4 का सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए, क्या होगा? कीजिए। अभी तक 5 बच्चों का आंसर आया है भाई, कीजिए सभी लोग। 6 बच्चों का आंसर आ गया है, 7 बच्चों का आंसर आ गया है, 8 बच्चों का आंसर आ गया है। वेरी गुड, 10 बच्चों का आंसर आ गया है। काफी तेजी से आप लोग आंसर कर रहे हो, वेरी गुड। काफी अच्छी बात है कि आप लोग क्वेश्चंस के जब आपको टाइम दिया जाता है तो आप उसको सोल्व भी करते हो, और पोल सेक्शन में भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग करते हो, और सच में बैच काफी अच्छा है। तो ऐसे ही बने रहिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए,
कोई भी डाउट रहे, आपको कुछ चीज ना समझ में आए तो तुरंत माइक ओपन करके पूछना और सीख लीजिए, क्योंकि शायद कुछ बच्चे माइक ओपन करके पूछते नहीं है और हो सकता है कि उनको शायद चीजें थोड़ी कम समझ में आए हो। देखो, हर कोई बच्चा एक बराबर स्पीड से नहीं सीख सकता, तो क्लास के अंदर एक दो बच्चे हमेशा ऐसे होते हैं जो शायद नहीं सीख पाते चीजों को, बट वो पूछने में भी घबराते हैं। तो प्लीज, अगर क्लास के अंदर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज वो अपना माइक ओपन करके जरूर पूछ लेना। ये मत समझना कि मतलब दोस्त है तो सोचेंगे कि इसको नहीं समझ में आया, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आया। वो सारी चीज अलग चीज है। ये मत सोचना कि आपका दोस्त कुछ समझेगा आपके बारे में, बट आपको नहीं समझ में आया तो बहुत नुकसान है आपका। अगर क्लास के अंदर कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आए, तो प्लीज माइक ओपन करके पूछ लेना। चलिए, 20 बच्चों का आंसर आ गया है पोल सेक्शन के अंदर, और क्लास के अंदर 22 बच्चे हैं। अभी 2 बच्चे बाकी रहते हैं जिन्होंने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है, सिर्फ 2 बच्चे। तो उन 2 बच्चों के लिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। सिर्फ एक बच्चे का आंसर रह गया है। जहां तक हम देख पा रहे हैं, क्लास के अंदर लगभग लगभग सभी बच्चों ने आंसर कर दिया है, तो शायद एक ही बच्चा रह गया है। तो पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। देखो, पोल सेक्शन बंद किया गया है सिर्फ, और चैट सेक्शन ऑन किया गया है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, अपना ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं, तो अपना माइक ओपन करो कि सर मेरा गलती से ये लग गया, मैं ये आंसर लगाना चाहता हूँ। माइक ओपन करो, ऐसे नहीं पता चलेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा। माइक ओपन करके बताओ कि सर मैंने ये लगा दिया, मैं ये लगवाना चाहता हूँ। कोई बच्चा ऐसा है कि उसने बी लगा दिया, वो सी लगवाना चाहता हो, उसने सी लगा दिया, वो बी लगवाना चाहता हो? चलिए, आप लोग पोल सेक्शन में जाइए एक बार। ये बताइए, क्या आप लोग पोल सेक्शन में रिजल्ट देख पा रहे हो? क्या आप लोग पोल सेक्शन में रिजल्ट देख पा रहे हो? कोई एक बच्चा माइक ओपन करो, आशा के नाम से पहले बच्चे ने माइक ओपन किया था। कोई एक बच्चा अपना माइक ओपन करो और बताइए माइक ओपन करके, ए ऑप्शन कितने बच्चों ने यस वोट किया है? सर। ए ऑप्शन कितने? सर ठीक है, 12 हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स ने सामने। किया है। आपने कहा सर ए ऑप्शन 12 स्टूडेंट ने वोट किया है, बी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है, और 4 सी ऑप्शन, स्टूडेंट्स ने। और डी 4 ऑप्शन? स्टूडेंट्स ने। 2 ठीक है आशा, स्टूडेंट्स ने। मतलब आपका नाम शायद कुछ और हो सकता है बच्चे, में याद नहीं है, बट आपने आशा के नाम से क्लास सर कौन से कहा, परसों ठीक है। आए। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, क्या एक सवाल के इतने सारे ऑप्शन हो सकते हैं कि ए बी सही हो, बी भी सही हो, सी भी सही हो और डी भी सही हो? क्या एक सवाल के चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं? आप कहोगे नहीं सर, चारों ऑप्शन तो कभी सही नहीं हो सकते एक सवाल के। तो फिर बच्चों ने चारों ऑप्शन लगाए क्यों है? कुछ बच्चों ने डी भी लगाया है, कुछ बच्चों ने सी भी लगाया है, कुछ बच्चों ने बी भी लगाया है, और कुछ बच्चों ने ए भी लगाया है। तो यानी कि कहीं ना कहीं समझने में कुछ कमी रह गई है, तभी तो बच्चों ने ऐसा किया है। अगर सभी को समझ में आ जाता तो सभी एक ही ऑप्शन लगाते। देखिए, आपसे पूछा गया था कि आप इन तीनों का कॉमन फैक्टर बता दो, यानी कि सार गुणनखंड बता दो। सबसे पहले आप लोग इसको लिख लेंगे, सर मैं तो ऐसे लिखूंगा 2x, 3x², 4। मतलब जैसा सही लगे सहूलियत वैसा लिख लो भाई। 2x का मतलब क्या है? सर 2 गुणा x। सर 3x² का मतलब क्या है? 3 गुणा x गुणा x। और सर 4 का मतलब क्या है? सर 4 का मतलब है 2 से काटा 2, 2 से काटा 1। सर 4 का मतलब है 2 गुणा 2। बोलो, इतना क्लियर सभी को? बोलिए एक बार, क्या इतना क्लियर है सभी को? अब आप कहोगे सर अगर इन तीनों को देखा जाए तो सर इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो, 2 यहां है, 2 यहां है, पर सर बीच वाली में 2 ही नहीं है, यानी कि सर 2 की कमी हो गई। यानी कि 2 भी नहीं है सब जगह। सर सब जगह x भी नहीं है, और सब जगह 3 भी नहीं है। तो आप कहोगे सर जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमने सीखा था पीछे 1 लगाना। तो सर इसका जो सार गुणनखंड होगा, यानी कि इन तीनों का जो सार गुणनखंड होगा, वो कितना होगा बच्चे? आपने कहा कि सर जो कॉमन फैक्टर होगा
वो तो 1 होगा। बोलिए इतना क्लियर है या नहीं है सभी को? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करेंगे कि सर इसका तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा सही है? ए सही। भाई कुछ लोगों ने बी सी और डी दिया था, क्या आप लोगों को क्लियर है? एक बार माइक ओपन करके बताओगे कि हाँ सर क्लियर है। यस सर। ठीक है, चलिए देखिए अब। हाँ यस सर। ठीक है बच्चे। अब देखो हमें क्या करना है ना, अब हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे कुछ इस तरीके के बीजीय व्यंजक के। अभी तक आपने एक चीज नोट की होगी। क्या चीज नोट की थी? वहां पर इस तरीके के प्लस के निशान नहीं थे। जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे उनमें सिर्फ कोमा लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था सभी में? कोमा लगा हुआ था। जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे, देख रहे हो, सभी के अंदर कोमा लगा हुआ है। सभी के अंदर कोमा लगा हुआ है, किसी में भी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं था। लेकिन पर अगर हमारे पास में ऐसे सवाल आने लगे जिनमें प्लस या माइनस के चिन्ह हो, तो हमें उनमें क्या करना होगा? ये भी बहुत ही आसान सवाल होते हैं, इनमें कुछ खास नहीं करना होता। बस हमें समझना पड़ेगा, इसको हमें अलग अलग करना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 2x 10 का सार गुणनखंड बताओ कितना होगा, तो आपने कहा सर मैं तो ऐसे लिखूंगा कि 2x बराबर 2 गुणा x, और सर 10 बराबर कितना कर लूंगा सर? सर 2 से काटा 5, सर 5 से काटा 1, सर मैं तो 10 को लिख दूंगा 2 गुणा 5। बच्चे यहां तक क्लियर सभी को? एक बार बोलिए, यहां तक क्लियर सभी को? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर 2x और 10 का जो सार गुणनखंड यानी कि सर जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास में कितना आ गया? सर वो 2 आ गया। कितना आ गया? 2। तो बच्चे आपको यही करना होगा, जिन सवालों में प्लस माइनस के चिन्ह होंगे तो आपको उनके अंदर देखना पड़ेगा कि सार गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर क्या है। आपने कहा सर कॉमन फैक्टर 2 है, तो सर मैंने इसमें से ना दोनों में से 2 कॉमन निकाला। क्या निकाला? 2 कॉमन। यानी कि इसके बाद में ब्रैकेट लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा इसके बाद में? ब्रैकेट लगाऊंगा। 2 मैंने कॉमन निकाला। 2 कौन सा? सर ये वाला 2 है। ये कौन सा वाला 2 है? कॉमन फैक्टर यानी कि सार गुणनखंड वाला 2 है। सर अगर 2x में देखा जाए तो सर 2 गुणा x था, मैंने 2 को बाहर निकाल लिया तो कितना बचा मेरे पास में? सिर्फ x बचा। आपने कहा सर मेरे पास में x बचा, प्लस का निशान था, प्लस का निशान। सर 10 में से मैंने 2 बाहर निकाल लिया तो कितना बचा? 5 बचा। यानी कि सर 2x प्लस 10 में मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि इन दोनों के अंदर 2 है। तो सर मैंने 2 को बाहर निकाला, बचा कितना मेरे पास में? x, और बचा कितना मेरे पास में? 5। बोलो इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए एक बार, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अगर इतना क्लियर है सभी को तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से और पूछ लेते हैं। देखिए अगर इतना क्लियर है सभी को, छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे से सीखेंगे छोटे छोटे क्वेश्चंस के हेल्प से। देखिए अगर आपसे ये चीज पूछ ली जाती, क्या चीज पूछ ली जाती कि बताइए 22y माइनस 33z। अब आप इसको क्या करना है? अब आप इसको कॉमन फैक्टर से सोल्व करना है। अब आप कहोगे सर इसमें तो माइनस का निशान है। अब आप क्या कहोगे? माइनस का निशान। जब भी ऐसे सवाल आए जिनमें प्लस या माइनस के निशान होंगे तो सर सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। सर 22y को सर मैं ऐसे लिख सकता हूं। भाई 22 को कैसे लिख सकता हूं? सर 2 से काटा 11 आया, सर 11 से काटा 1, यानी कि 2 गुणा 11 गुणा y। सर मैं 33z को ऐसे लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? सर मैं 33 को तो ऐसे लिखूंगा, 3 से काटा 11, 11 से काटा 1, यानी कि सर 3 गुणा 11, और सर मैं जेड को ऐसे लिख दूंगा। अगर देखा जाए इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा, जो सार गुणनखंड कॉमन फैक्टर होगा, वो कितना हो गया? आप कहोगे सर इन दोनों में तो 11 ही कॉमन है। सर इन दोनों में तो 11 ही कॉमन है, कुछ और कॉमन नहीं है। तो अब आप यहां से ये कहोगे, क्या कहोगे बच्चे? अब आप लोग यहां से ये कहोगे कि सर अब हम बहुत सारी चीज सीख चुके हैं। क्या चीज सीख चुके हैं? कि सर जो हमारा सार गुणनखंड 11 है, सर उसको तो हम इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। यानी कि सर ऐसा करेंगे तो 11 बाहर निकाल लिया, तो सर 22y में कौन कौन बचा? आप कहोगे सर 22y में देखा जाए अगर 11 कॉमन निकाल लिया तो सर 2y बचा। कितना बचा? सर 2y बचा। माइनस, सर अगर मेरा 11 कॉमन निकल चुका है
तो मेरे पास में कितना बचा है सर, 3z बचा है। बोलो कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है? यानी कि अब आपको इसको ऐसे भी लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? कि बच्चे अगर हमारे पास में ऐसा सवाल आ जाए कि 22y माइनस 33z, तो आप कहोगे सर इन दोनों में 11 कॉमन है। क्या कॉमन है? 11। उसको बाहर रखो, बचेगा कितना सर, 2y माइनस सर 3z। तो हमें वो डायरेक्ट भी करना आना चाहिए अपने मन में। क्लियर सभी को? चलिए, अगर इतना क्लियर है तो ये क्लास तो हम लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो अपना माइक ओपन करके पूछ सकता है, और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लोग अपनी क्लास को लीव करके फिर जा सकते हो। ये और बताइए, क्या आप लोगों को सारी चीजें क्लियर है, समझ में आई है सारी चीजें? कोई बच्चा बोर तो नहीं हुआ है?